इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 इवन सेम का, ठीक है, 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज, कि जो एनर्जी स्टोर जो होता है कैपेसिटर में उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है ये होता है 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। तो सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, 1/2 CV का स्क्वायर। यही जो है अगर पूछे कि इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, कि एनर्जी जो स्टोर जो होता है इंडक्टर में उसका फॉर्मूला क्या होता है अगर पूछे, तो इसमें का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ LI का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है, या तो पूछेगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इंडक्टर अगर पूछे तो 1/2 LI का स्क्वायर होता है, अगर कैपेसिटर पूछे तो 1/2 CV का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अभी कैपेसिटर पूछ रहा है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। इसको भी आप लोग याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इसको पूछे। सेकंड क्वेश्चन है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज, कि जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/s का कितना होता है। तो जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसका ऐसा सिंबल होता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, एल करके ऐसे ऊपर हम यहाँ पे एक इनवर्स का साइन एल लिख के लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनवर्स होता है, तो इसका इनवर्स जब आप निकालिएगा तो 1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है लैप्लास जो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, ये 1 के बराबर होता है। तो सो ऑप्शन इसमें बी जो होता है ये करेक्ट होगा, ये 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन वेव y इक्वल्स टू 14.14 साइन ओमेगा टी इज। तो इसमें जो है ये आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। अब होता क्या है कि जैसे वोल्टेज का या करंट का कोई भी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। हम यहाँ पर वोल्टेज लिख रहे हैं, करंट भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है Vm, और यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है इसमें इसने दिया हुआ है कि y का जो वैल्यू है यह है 14.4 और साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इस केस में क्या होता है कि जब इसको यहाँ पे देखोगे ये वाला जो हमारा इक्वेशन है इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये आपका फेज एंगल दिखाता है कि कितना जो है फाई जो होता है फेज एंगल शो करता है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ये सब चीज दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया फाई। यहाँ पे देखेंगे तो फाई का वैल्यू 0 है, ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है इसमें 0 है, इसलिए यहाँ पे इसने हटा दिया है। दूसरा जब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो Vm जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा दिया हुआ है, Vm बोल सकते हैं या Vmax भी लिख सकते हैं। तो ये 14.14 लिखा हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला जो होता है ये होता है Vmax डिवाइड बाई √2, या Vm भी लिख सकते हैं, ठीक है। Vm लिखिए या Vmax लिखिए, हर जगह जो अलग अलग लिखा हुआ रहता है लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे V मैक्सिमम का हमको वैल्यू पता है, यहाँ से हमने कंपेयर किया तो 14.14 आ रहा है, और √2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा 10 आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा VRMS निकला यहाँ पे हमारा 10 आएगा, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ ABCD, यहाँ पे D होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ABCD, in terms of ABCD parameter a two port network is reciprocal if and only if, कि जो बहुत तरह टाइप के हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे Z टाइप पैरामीटर होता है, Y होता है, ABCD होता है, एक स्मॉल ABCD होता है, उसके बाद जो है G पैरामीटर होता है, H पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये सबका मैं अभी कंडीशन दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक टेबल है मेरे पास बना हुआ है इसका, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हर साल जो है 2 क्वेश्चन पूछता है ये छोटे से टेबल से ही। तो वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ABCD पैरामीटर के टर्म्स में अगर हम 2 पोर्ट नेटवर्क को लिख रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल होने का कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से एक सही होता है। तो अभी मैं वो सबसे पहले टेबल दिखा देता हूँ तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये जो टेबल है ये आपका पैरामीटर्स है, ये कंडीशन है रेसिप्रोकल नेटवर्क का और ये कंडीशन है सिमेट्रिकल नेटवर्क का। ये जो टेबल है इसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है नेटवर्क में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। तो देखिए अगर Z पैरामीटर पूछे तो रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या होना चाहिए, जो Z12 है Z21 के बराबर होना चाहिए।
अगर जेड पैरामीटर में पूछे कि सिमेट्रिकल नेटवर्क हो तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो Z11 Z22 के बराबर होना चाहिए। वाई पैरामीटर में अगर पूछे कि रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए कंडीशन क्या है, तो Y12 Y21 के बराबर होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क पूछे कंडीशन वाई पैरामीटर के लिए, तो Y11 Y22 के बराबर होना चाहिए। उसके बाद एक होता है ABCD पैरामीटर। ABCD जो कैपिटल ABCD है, तो इसमें क्या होता है कि AD माइनस BC इक्वल टू 1, ये रेसिप्रोकल होने का कंडीशन है। और यही जो है हमारे अभी क्वेश्चंस पूछा हुआ था, इसको अभी हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, जब पीछे ले जाएंगे तो ठीक है। और ये जो है सिमेट्रिकल नेटवर्क का कंडीशन है जब A T के बराबर होता है। ये जो है आपका स्मॉल ABCD है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD, स्मॉल भी लिख सकते हैं इसको, या डैश करके भी आप लिख सकते हैं। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का नोटिफिकेशन दिया हुआ रहता है, लेकिन ये स्मॉल जो ABCD पैरामीटर होता है इनको इनवर्स ABCD पैरामीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ये AD माइनस BC इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल भी लिख सकते हो, या ऐसे डैश करके लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि AD के बराबर होता है। अब कोई कोई एग्जाम में जो है ना, ये भी स्मॉल नोटिफिकेशन भी दे देता है, तो इसलिए मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा रहता है हर एग्जाम में। ये जो है आपका एज पैरामीटर है। एज पैरामीटर में रेसिप्रोकल होने का क्या कंडीशन है कि आपका H12 जो है माइनस H21 के बराबर होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये। और जो है अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क हो तो उसके लिए आपका डेल एच जो होता है 1 के बराबर होना चाहिए। या आप इसमें जो है मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, एक तरह से देखिए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ठीक है। ये डेल एच को डिटर्मिनेंट वैल्यू बोला जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं H11 H22 माइनस H12 H21 इक्वल टू 1। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन देता है, या तो ये ऑप्शन देगा या ये ऑप्शन देगा, दोनों सेम है, बस ये डिटर्मिनेंट H लिख दिया है, तो हमने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दिया। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है ऐसे H11 H12 H21 H22, तो जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये H11 H22 को मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर माइनस H21 और H12 लिखते हैं। तो वही मैंने बस ये लिखा हुआ है इसको डिराइव करके। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों जो होता है सेम है। नेक्स्ट जो है ये G पैरामीटर का है। G पैरामीटर में क्या होता है कि जब G12 जो है माइनस G21 के बराबर हो जाए तो रेसिप्रोकल नेटवर्क का कंडीशन है। सिमेट्रिकल नेटवर्क का पूछे तो डेल G जो होता है आपका 1 के बराबर होना चाहिए। डेल G का मतलब वही हो गया कि आपका G11 G22 माइनस G12 और G21 ये 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये एक ही है, यही डिटर्मिनेंट वैल्यू है अब यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, अगर मन करे तो हम ऐसे लिख सकते हैं G11 G12 G21 G22, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस इसी को इसने डिराइव करके हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, या डेल G इक्वल टू 1। ये तीनों में से, ये दोनों में से कोई ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसे फिक्स रहता है, हाथ आता ही है। तो ये सब आपका जो कंडीशन है आप याद रखिए, ये जो 6 जो पैरामीटर्स है इनका कंडीशन, रेसिप्रोकल का भी और सिमेट्रिकल का भी इजी है याद करना, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था वो ABCD का पूछ रहा था, ABCD पैरामीटर में। तो यहाँ से हमने देखा कि ABCD पैरामीटर में रेसिप्रोकल होने का क्या जो कंडीशन है, तो AD माइनस BC हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। AD माइनस BC इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया होगा, देखिए इसमें AD माइनस BC इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन सी AD माइनस BC इक्वल टू 1, यहाँ पर पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल कब होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक RC सीरीज सर्किट है, इसके पास टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए अगर कोई RC सीरीज सर्किट है, जैसे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, रजिस्टर और कैपेसिटर ऐसे सीरीज में लगा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है, जब टाइम कांस्टेंट हम निकालते हैं तो ये होता है RC। आपका सीरीज में हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, यहाँ पर तो इसने सीरीज पूछ दिया है। अगर पैरेलल RC सर्किट भी पूछे तो बोले तो वहाँ पे भी आपका टाइम कांस्टेंट RC ही होगा, वो चेंज नहीं होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि एक तो RC सीरीज सर्किट पूछ दिया, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दे कि RL सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है L/R, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना है। ये टाइम कांस्टेंट जो है बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, या तो पूछेगा RC सीरीज सर्किट का बता दीजिए टाइम कांस्टेंट, या पूछेगा कि RL सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे RC सीरीज सर्किट का पूछ रहा है तो RC होगा, T जो होता है इसको टॉ पढ़ते हैं, ये T या टॉ बोल सकते हो, ये जो है आपका RC है, ये टाइम कांस्टेंट भी होता है, डिनोट करता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी जो होता है ये राइट होगा।
अगर RL सीरीज सर्किट बोलता है तो वहाँ पे L/R ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इसको पूछे। इसमें ऑप्शन डी जो होता है ये राइट होगा, RC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेव विथ इवन सिमेट्री इन दियर फोरियर एक्सपेंशन डज नॉट हैव, कि अगर कोई वेव है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, इवन सिमेट्री है, अगर वो इवन सिमेट्री है तो फोरियर एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो क्या चीज नहीं होगा, तो जब वो इवन सिमेट्री होगा ना तो साइन टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें आपका राइट हो जाएगा, साइन टर्म आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए जब वो इवन सिमेट्री होगा तो, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी विल बी। तो ये जो है पूछ रहा है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म इसमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा इसको, डी फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू डी टी जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है एस ऑफ एस, एफ ऑफ एस होता है और माइनस होता है और एफ जीरो प्लस होता है, ठीक है। ये जो है इक्वेशन ही होता है इसका, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एस एफ ऑफ एस माइनस एफ जो होता है ये जीरो प्लस होता है, तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, कि जो यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो होते हैं उसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इसका जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का हमेशा 1/s के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। कभी कभी जो होता है यूनिट इम्पल्स जो फंक्शन है इसको u ऑफ t से भी डिनोट किया जाता है, तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसको ये 1 के बराबर होता है, ये याद रखिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इम्पल्स होता है सॉरी u ऑफ t का 1/s होता है, ये 1/s होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। अगर वही रैंप वगैरह का पूछे तो 1/s जो होता है स्क्वायर हो जाता है, 1/s का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये रैंप वगैरह का अगर पूछे तो इसमें पूछा है हमारा यूनिट इम्पल्स, या तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल ऑफ टी भी लिख सकते हैं और ऐसे करके 1/s लिख सकते हैं, या यू ऑफ टी भी लिख सकते हैं, दोनों से दोनों जो है नोटिफिकेशन इसका सही है, कहीं कहीं यू ऑफ टी लिखता है यूनिट इम्पल्स का और कहीं कहीं डेल ऑफ टी भी लिखता है, तो आप दोनों ही ध्यान रखिए इसको, लेकिन 1/s ही होगा दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये जो एल दिखा रहा है कैपिटल लेटर का, ये जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल होता है, अगर इन्वर्स रहेगा तो ऐसे लिखते हैं जो पीछे हमने सॉल्व किया था एक, और केवल अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा तो ऐसे लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज रिलेटेड टू, कि जो किरचॉफ्स जो करंट लॉ होता है इसी को केसीएल भी बोलते हैं, ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये जो है आपका जंक्शन करंट जो होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, जंक्शन करंट। देखिए अभी जो मैंने टेबल दिखाया था वही सेम टू सेम देखिए क्वेश्चन आ गया इसमें, ये हमेशा 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर 3 नंबर रहता ही है, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंडीशन ऑफ सिमेट्री इन वाई पैरामीटर्स, कि जो वाई पैरामीटर है उसमें कंडीशन क्या होता है सिमेट्री का, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था, ये जो आपका टेबल था इससे हम देख सकते हैं, देखिए बस आपको इस टेबल को एक बार याद रखना है, उसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। वाई पैरामीटर में पूछ रहा है कि सिमेट्रिकल के लिए नेटवर्क के लिए क्या होगा, तो देखिए जब y12 y22 के बराबर हो जाएगा तो आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया होगा, देखिए y11 y22 के बराबर हो जाएगा जब, तो ये जो है आपका सिमेट्रिकल जो होता है वाई पैरामीटर में सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू फैक्टर ऑफ ए सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय, कि जो क्यू फैक्टर जो होता है इसको क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्यू को ही क्यू फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है। तो जो क्यू फैक्टर जो होता है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बैंडविड्थ के, कैसे होता है, बिकॉज क्यू जो होता है ये होता है ओमेगा एल बाई आर, ठीक है, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा आर बाई एल, या ये जो है आपका आर बाई एल आपका बैंडविड्थ होता है, W2 माइनस W1 या ओमेगा डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ठीक है। तो अगर हम बैंडविड्थ, ये जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू से क्वालिटी फैक्टर को डिनोट किया जाता है, ये ओमेगा अपन बैंडविड्थ होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप बैंडविड्थ को घटाइएगा, यानी कि जब डिक्रीज करिएगा बैंडविड्थ को तो आपका क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव करेगा, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा वैल्यू कम करिएगा उतना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ता है,
तो बैंडविड्थ का वैल्यू जब आप कम करिएगा तो आपका क्वालिटी फैक्टर जो होता है सर्किट का वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस का सीरीज रेजोनेंस जो होता है उसका कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन इसमें सी जो होता है ये राइट होगा कि डिक्रीजिंग बैंडविड्थ की, जब आप बैंडविड्थ डिक्रीज करिएगा तो क्वालिटी फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-a। तो देखिए जब भी अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो ऐसा होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये पूछे अगर तो ऐसा सिंबल होता है। तो ये s-a अगर ऐसा लिखा रहे तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/s-a का e⁻⁸ होता है, यानी कि नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर यही जो है ये पूछता कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इस प्लस ए, ठीक है, अगर इस प्लस ए पूछता तो इस कंडीशन में हमारा e⁻⁻80 होता है। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, या नीचे प्लस है तो जब हम e⁻80 लिखेंगे तो माइनस लिखेंगे, e⁻80। नीचे अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, बस यही चीज ध्यान रखना है। ये दोनों में से एक जो क्वेश्चन है आपको जरूर पूछता है हर एग्जाम में। तो इसमें हमारा पूछ रहा है 1/s-a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो e⁻80 होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाफ वेव सिमेट्री इज एक्सप्रेस्ड बाय, कि जो हाफ वेव सिमेट्री होता है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि f(t) इक्वल्स टू माइनस f(t माइनस t/2) होता है। तो ऑप्शन इसमें ए जो होता है ये राइट होगा। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर बिहेव एज, कि स्टेडी स्टेट कंडीशन का कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इंडक्टर, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो है आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगर इंडक्टर का पूछता है इसकी जगह कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर कैसे काम करता है, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। लेकिन अगर कैपेसिटर पूछे तो ओपन सर्किट की तरह। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है यानी कि जीटा। ठीक है, ये डैम्पिंग रेशियो पूछ रहा है। जीटा को डैम्पिंग रेशियो बोला जाता है, डिनोशन होता है जीटा। एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इसमें दिया हुआ है ये, और आपको बताना है कि जीटा का वैल्यू क्या होगा यानी कि डैम्पिंग रेशियो को। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन बोल सकते हैं s² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा एक आइडियल या बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या चीज़ कि s² प्लस 10s प्लस 100 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए इसमें आप कंपेयर करिए, कंपेयर करिएगा तो आपका सब वैल्यू यहाँ से तुरंत निकल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब कंपेयर करिएगा तो देखिए ओमेगा एन स्क्वायर की जगह 100 है, तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू हम 100 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो, और यहाँ एस और एस टर्म है तो 2 जीटा ओमेगा एन की जगह 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर किए तो ओमेगा एन स्क्वायर की जगह 100 मिला, तो यानी कि ओमेगा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे हमने ओमेगा एन का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। कोई कोई क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछता है कि आप ओमेगा एन का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ओमेगा एन हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये जीटा पूछ रहा है। यहाँ पे ये जीटा जो होता है यही हमारा डैम्पिंग रेशियो इसको बोला जाता है। अब जब आप कंपेयर करिएगा तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन पे देखिएगा तो यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम जीटा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 इंटू, सॉरी ये जो होता है हमारा ओमेगा एन, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, और ओमेगा एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 10 आया हुआ है। इधर देखिए यहाँ पे 10 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे ओमेगा एन की जगह 10 पुट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 इसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन इसमें बी जो होता है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन बी 0.5।
ठीक है। इसको जो होता है ना, एक पूछता है कि अगर जीटा का वैल्यू जो होता है अगर 0.5 यानी लेस देन 1 है तो कौन सा सिस्टम है। मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। तो इसको अंडर डैम्प्ड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम इसको बोला जाता है। जब भी आपका जीटा का वैल्यू लेस देन 1 होगा, जीटा का वैल्यू लेस देन 1 तो इसको अंडर डैम्प्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर जीटा का वैल्यू 1 रहे तो इसको क्रिटिकली डैम्प्ड बोला जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इसको हम ओवर डैम्प्ड बोलते हैं। ठीक है, तीनों चीज आप याद रखिएगा। अगर डैम्पिंग रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे यहाँ पे हमारा आया, तो ये पूछ सकता है कि कौन सा सिस्टम को शो कर रहा है। तो ये अंडर डैम्प सिस्टम का कंडीशन होता है। अगर जीटा का वैल्यू 1 है तो क्रिटिकली डैम्प है। अगर जीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा आया तो वो ओवर डैम्प है। ये हमारा ओवर डैम्प सिस्टम भी आप लिख सकते हो ऐसे। ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। इसमें तो मालूम चल गया कि 0.5 हमारा आंसर आया था, इसका 0.5 हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि ए पॉजिटिव रियल फंक्शन एफ ऑफ एस कैन नॉट हैव एनी डैश इन द राइट हाफ ऑफ द एक्सप्लेन। कि अगर कोई पॉजिटिव रियल फंक्शन है एफ ऑफ एस तो क्या चीज मतलब नहीं होना चाहिए राइट हाफ साइड में एक्सप्लेन के, तो पोल्स आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि द वैल्यू ऑफ रैंप फंक्शन आर टी माइनस थ्री एट टी इक्वल टू थ्री। मतलब कि आर टी माइनस थ्री एक रैंप दिया हुआ है, फंक्शन है, उसका वैल्यू टी इक्वल टू थ्री पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका जब हम निकालते हैं ना, जैसे आर टी माइनस थ्री लिखा हुआ है तो यानी कि इसको हम ऐसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आर टी माइनस थ्री, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे टी नॉट का वैल्यू जो है तुम्हारा थ्री होता है, बिकॉज इसका जो इक्वेशन होता है टी माइनस टी नॉट होता है ऐसे। तो टी नॉट इक्वल टू थ्री आ गया, ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो टी नॉट इक्वल टू थ्री। तो इस कंडीशन में जब हम इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे ना तो कुछ ऐसा ड्रॉ होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे स्लोप जाता है। ये हमारा आर ऑफ टी हो गया, ये हमारा टाइम होता है। यहाँ पे टी इक्वल टू थ्री पे हमारा ये जो है टी इक्वल टू थ्री है, यहाँ से हमारा रैंप फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। रैंप मतलब स्लोप होता है। अगर केवल आर ऑफ टी रहता ना, केवल आर ऑफ टी रहता तो जीरो से बढ़ता है हमारा ऐसे, लेकिन यहाँ पे टी माइनस थ्री है तो तीन से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि टी इक्वल टू थ्री पे आपका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू थ्री पे पूछ रहा है, तो टी इक्वल टू थ्री पे देखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही वाला वैल्यू तो मिल रहा है, ये जीरो वाला टी इक्वल टू थ्री पे। तो इसका आंसर जो आपका आएगा बी ऑप्शन आएगा जीरो, यानी कि टी इक्वल टू थ्री पे आपका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क विल बी नॉन लीनियर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई। कि हमारा कोई भी नेटवर्क है अगर नॉन लीनियर हम बोलेंगे उसको, क्यों कब बोलेंगे, जब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका सुपरपोजिशन कंडीशन को और होमोजेनिटी कंडीशन को, दोनों को नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका होमोजेनिटी करना चाहिए, सुपरपोजिशन कंडीशन वो करना चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। सॉरी, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वैल्यू ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी। देखिए यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन को यू ऑफ टी से डिनोट किया था, जबकि वहाँ पे डेल ऑफ टी लिख दिया, कुछ से भी डिनोट करिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू जो होता है यूनिट स्टेप फंक्शन का टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो यूनिट स्टेप जो फंक्शन होता है इसका डायग्राम ऐसा बनता है कुछ, ये जो है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन का डायग्राम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू ऑफ टी, ये आपका u ऑफ टी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 1 होता है, ये टाइम है आपका, पूरा इन्फिनिटी तक चले जाइए या जीरो पे सब भी देखिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमेशा वैल्यू 1 मिलेगा। आप जहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए टाइम पीरियड पे 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का जो होता है आपका एक डायग्राम होता है, या सेम ये डायग्राम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पूछ रहा है। तो जब भी टी ग्रेटर देन जीरो पूछे यानी कि इधर वाला पूछ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। अगर पूछता है कि टी लेस देन जीरो पर क्या होगा, तो देखिए ये टी लेस देन जीरो पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो वेवफॉर्म है ब्लैक कलर वाला, यही हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का वेवफॉर्म है। तो ये निगेटिव वैल्यू के लिए जीरो है यहाँ पे, अगर आप देखिए तो अगर टी लेस देन जीरो के लिए पूछे तो आंसर जीरो होगा, लेकिन टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर पूछे तो वहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो है हमारा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा 1 रहता है यूनिट स्टेप वैल्यू का फंक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है सीरीज आरएलसी सर्किट का वो क्या होता है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको आप ओमेगा आर ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है 1/√LC। ठीक है, ये आपका ओमेगा का वैल्यू ये रेडियन पर सेकंड में है। ठीक है, तो अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपको हर्ट्स में पूछे तो एफ आर जो होता है ये होता है 1/2π√LC। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये रेडियन पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और ये हर्ट्स में हो जाएगा। ये आपका एक वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी अब होता क्या है ना कि ओमेगा का वैल्यू जो होता है ये होता है 2π/f होता है। तो जब हम एफ आर लिखते हैं तो ओमेगा आर अपॉन 2π ऐसे कर सकते हैं। तो बस ऊपर वाला इक्वेशन को मैंने 2π से डिवाइड किया तो एफ आर मिल गया मुझे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर एग्जाम में। तो ये जो है आपका ऑप्शन यहाँ से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो 1/2π√LC, ये सी वाला जो है आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कहीं भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्यूरी भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जो होता है ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।